मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, आप सबको मेरा यानी कि डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आप सबका एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम 4 अलग अलग ऐसी बातें बताते हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लाइफ के डेवलपमेंट के लिए और डेवलपमेंट एज ए स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसका पहला भाग होता है आर्ट ऑफ स्टडी, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, यानी कि विद्यार्थी को पढ़ना कैसे चाहिए। दूसरा है मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड, स्टूडेंट एंड पावर ऑफ माइंड। हम सब के पास मन की अद्भुत शक्तियां होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इसमें बताया जाता है कि विद्यार्थी कैसे अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग करे। तीसरा है स्टूडेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी कि विद्यार्थी अपने समय का प्रबंधन कैसे करे ताकि वह कम समय में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सके और समय के बीच परेशानी महसूस करता हुआ उलझे ना। और चौथा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मित्रों, ज्ञान अलग बात है, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करना और एक अच्छा जीवन जीना अलग बात है। अगर हम बहुत ज्ञानी हैं और व्यक्तित्व की दृष्टि से हमारा उभार ठीक नहीं हुआ है, विकास ठीक नहीं हुआ है, तो हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, उनका पूरा उपयोग हम नहीं कर पाते। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो हम बताते हैं कि कैसे वो अपने व्यक्तित्व का विकास करे कि वो चौतरफा एक सफल और आनंदपूर्ण जीवन जी सके। तो मित्रों, अभी ये जो प्रोग्राम है आधे घंटे का, इसमें आप सुनेंगे स्टूडेंट और मन की शक्ति, स्टूडेंट एंड पावर ऑफ माइंड, कि कैसे हम अपनी छिपी हुई शक्तियों को उपयोग में ला करके अपने जीवन में ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त कर सकें, ज़्यादा सफलताएं हासिल कर सकें। तो लीजिए अब शुरू करते हैं हम स्टूडेंट और मन की शक्ति। मैं शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं और वो प्रश्न यह है कि आप ये बताइए कि आप मूलतः मन हैं या शरीर हैं। आप देखेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में ज़्यादातर मिलते हैं, वो मिलते हैं हम शरीर हैं। और आप सच हैं, क्योंकि शरीर को हम हर समय महसूस करते हैं। हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, बोल रहे हैं, यह सब शरीर के तहत हो रहा है। और अगर आप कहते हैं कि हम शरीर हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप गलत नहीं हैं, क्योंकि आप यही तो महसूस करते हैं। लेकिन मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि आप मन हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मन हैं, तो आप ये इसका अर्थ कतई न लगाएं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर हैं, लेकिन मूलतः आप मन हैं। देखिए, आप मूलतः मन हैं, इसके मैं आपको कुछ बड़े खूबसूरत प्रमाण देता हूं। हम मनु की संतान हैं। ये कहा जाता है कि मनु हमारे पूर्वज थे, हम उनकी संतान हैं। इस मनु में जो शब्द आया है वह है मन। एक दूसरा शब्द देखिए जो इससे भी अच्छा है, वह अंग्रेजी का मैन। मैन मतलब मनुष्य। आप ये बताइए कि ये मैन में क्या मन नहीं है? तो आप देखेंगे कि हम मूलतः मन ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शरीर नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आप सब जानते हैं कृष्ण और अर्जुन के भगवत गीता के उस प्रसंग को, जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है और कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूट रहा है। आप सोच कर देखिए कि अर्जुन अपने घर से अच्छे खासे तैयारी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए चला था, तो यहां आते साथ ही युद्ध क्षेत्र में उसको क्या हो गया? गांडीव उसके साथ है, उसके कवच उसके साथ हैं, रथ और कृष्ण उसके साथ हैं। यहां कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ हुआ यह था कि मन ने उसका साथ छोड़ दिया था। और जैसे ही मन ने उसका साथ छोड़ा, उसके पैर कांपने लगे, त्वचा जलने लगी और उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं रह गई कि वो गांडीव धनुष को संभाल सके। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मन का तुरंत असर शरीर पर हुआ। तो मित्रों, हमें ये मान करके चलना चाहिए कि हम शरीर तो हैं, लेकिन मूलतः मन है, क्योंकि जब हम ऐसा मान लेते हैं तो हम मन पर काम करना शुरू करते हैं। हम ये करने लगते हैं कि कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, कैसे हम अपने मन को अपने कब्जे में रखें, उससे दोस्ती करें, ताकि वो जो हम अपार खजाना है जो शक्ति का,
क्षमताओं का जो अपार भंडार उसके पास है, जो हमारा एनर्जी हाउस है, उससे एनर्जी लेकर के हम अपने जीवन को आगे ले जा सकें। अब आप देखिए कि अगर हम मूलतः मन है तो ये फिर मन क्या है। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा कि मन हमारा कन्वर्टर है। कन्वर्टर का मतलब है कि हम जो कुछ भी देखते, सुनते, समझते हैं, आप देखिए कि मन के जरिए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पागल आदमी है, वो अपने घर को तो देख रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि ये मेरा घर है। तो उसकी आंखें देखने का तो काम कर रही हैं, लेकिन जो मन है वो समझा नहीं पा रहा है कि ये तुम्हारा अपना ही घर है। तो मित्रों, हमारा मन कन्वर्टर होता है। इसीलिए जहां हमारा मन होता है वहीं हम होते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन सिनेमा हॉल में है। तो आप देखेंगे कि टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपकी समझ में नहीं आएगा। और अगर अचानक टीचर ने कोई प्रश्न आपसे कर दिया तो आप हड़बड़ा जाएंगे, अरे क्या कह रहे थे, क्योंकि मन आपके साथ नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जहां हमारा मन होता है मूलतः वहीं हम होते हैं। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जहां हमारा शरीर है वहां हम होते हैं। और ये जो मन होता है, इसके साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत चंचल है। इसको आप कह सकते हैं कि ये बंदर है। इसीलिए अर्जुन ने भी कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, मेरा ये जो मन है ये वायु की तरह चंचल है, इसको कैसे मैं रोक सकता हूं। तो कृष्ण ने बताया था कि इसे रोका जा सकता है वैराग्य से और अभ्यास से। तो वैराग्य और अभ्यास कहने का उनका क्या मतलब था उसे हम आगे देखेंगे, लेकिन ये मानकर चलिए कि मन बंदर होता है, चंचल होता है, और मन के इस स्वभाव से आप परेशान न हों, क्योंकि सबका अपना स्वभाव है। हवा का स्वभाव है बहना, वो बहती है। आग का स्वभाव है जलाना, वो जलाती है। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। हमें करना ये चाहिए कि हम उसके स्वभाव को समझकर उस स्वभाव के अनुकूल अपने को ढाल लें। जैसे अगर हम ये समझ गए हैं कि आग हमें जलाती है, तो हम जलती हुई आग में अपना हाथ नहीं डालते। हम आग का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तापने के लिए, और बड़े बड़े स्टील प्लांट में स्टील को गलाने के, लोहा को गलाने के लिए। तो आप स्वभाव को जान जाएं एक बार कि मन का स्वभाव क्या है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मन का स्वभाव ही है चंचल रहना, एक जगह टिक कर न रहना। तो अब आपको इसके जो चलने का स्वभाव है, जो घूमते रहने का स्वभाव है, इसको अपने ढंग से प्रयोग करना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ाई के लिए प्रयोग में ले आइए। जब आप सो रहे हैं तो सोने के लिए प्रयोग में ले आइए। जब आप फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखने के लिए प्रयोग में ले आइए। देखिए, कभी ये मत समझिए कि मन आपका दुश्मन है, क्योंकि जब आप समझेंगे कि मन दुश्मन है तो आप उसके प्रति एक दुराग्रह का भाव पाल लेंगे कि इससे तो झगड़ा करना है। पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया जाना चाहिए। आप बिना मन के रह ही नहीं सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से उससे दोस्ती गांठिए। देखिए, मान करके चलिए, जीवन में इसे गांठ बांध लीजिए कि मन न तो अच्छा होता है और न बुरा होता है। आप ये बताइए कि सीढ़ी से आप चढ़ते हैं या उतरते हैं? ज्यादातर लोग ये उत्तर देते हैं कि सीढ़ी से हम चढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, सीढ़ी से हम चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम चढ़ना चाह रहे हैं या उतरना चाह रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम मन की शक्ति का प्रयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। मित्रों, ये अद्भुत ऊर्जा का भंडार है इसके पास। मन के पास ऊर्जा का अद्भुत भंडार है, खजाना है यह। इसीलिए आपने एक गीत सुना होगा, औरों को जीतने से पहले नहीं, आपने एक बड़ा खूबसूरत गीत सुना होगा, हमको ऐसी शक्ति देना मन विजय करें, दूसरों को जीतने से पहले खुद को जय करें। खुद को जय करने का मतलब है अपने मन को अपने नियंत्रण में ले आना। जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा, आप देखेंगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण में आ जाएगा।
क्योंकि जो हमारा भटकाव है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई चीज़ खराब लग रही है, तो ये चीज़ खराब नहीं होती, हमारा मन खराब होता है। तो जिस दिन इस मन पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, आप देखेंगे कि सारी चीज़ों पर आपका कंट्रोल हो गया है। अब आप देखें कि ये जो मन क्या है, इस मन के, इस चेतना के 3 स्तर मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं और इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत शोध हो चुका है और इसीलिए अब इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है। एक है हमारा चेतन मन। अभी मैं जो बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस लेवल पर है। चेतन मन से मैं बोल रहा हूं और चेतन मन से आप सुन रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा होता है हमारा अवचेतन मन। अवचेतन का मन है कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन काम करता है। आप देखिए कि हम सो तो गए हैं लेकिन हमारी चेतना नहीं सोई है, वो हमें स्वप्न दिखा रही है, कुछ ना कुछ वहां चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है उस पर हमारा किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। चेतन मन पर तो हमारा कंट्रोल है। मैं अभी जो चाहूं वो बोल सकता हूं, लेकिन मैं जो चाहूं वो स्वप्न नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। तो हमारा अवचेतन मन उस समय सक्रिय होता है जब हम सोते रहते हैं। और तीसरा होता है अचेतन मन। अचेतन मन है जब हम बेहोश हो जाते हैं, हम कुछ नहीं जानते, तब हमारा अचेतन मन काम करता रहता है। फ्रायड जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो करते तो चेतन मन से हैं, लेकिन उसे कराता है हमारा अवचेतन मन। और मैं समझता हूं कि अपने जीवन के इस रहस्य को जानना, अपने जीवन को जानना है। सबसे बड़ी बात यह है, फ्रायड का यह मानना था कि जो कुछ भी हमें ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है वो केवल आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग आप जानते हैं, समुद्र में तैरता हुआ बर्फ का पहाड़, जिससे टकराकर टाइटैनिक जहाज डूब गया था। क्योंकि उस पहाड़ के साथ ये होता यह है कि उसका केवल 1/6 भाग ऊपर दिखाई देता है और बाकी भाग नीचे होता है। तो ठीक हमारा मन होता है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, जो चेतन मन दिखाई दे रहा है, जिससे आप बात व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, वो केवल हार्डली 16% होता है। बाकी सारा का सारा हिस्सा तो हमारे अचेतन मन के पास होता है, अवचेतन मन के पास होता है। इसीलिए अवचेतन मन को मैं एक तरह का सप्लाई हाउस कहता हूं। हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं वो यहीं से सप्लाई होती हैं। यहां से अगर हम अपनी सप्लाई को बढ़ा दें तो हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। और अगर हम इस सप्लाई को नहीं बढ़ाते तो हम मरते नहीं हैं, हमारी डेथ नहीं होती है, लेकिन हमारी जो क्षमताएं हैं उनका हम अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो हमारे लिए जो सबसे जरूरी, जो अभी तक 2 बातें जो मैंने बताई हैं, वो ये कि सबसे पहले तो ये है कि हम अपने इस अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि हमारा ये अवचेतन मन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, हम उतने ही अधिक एनर्जेटिक होंगे, हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा मिलेगी, हम उतने ही अधिक अपने जीवन में आगे जा सकेंगे, जीवन के रास्ते हमारे लिए आसान हो जाएंगे। और दूसरा है मन पर नियंत्रण रखना। मन पर नियंत्रण रखने का मतलब है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मन को अपने अनुसार चला सकें, बजाय इसके कि हम मन के अनुसार चल सकें। यह है मन पर नियंत्रण रखना। तो मैं पहली बात आपको बताता हूं कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाएं। मित्रों, इस बात में बिल्कुल भी भ्रम मत रखिए, डाउट मत रखिए अपने दिमाग में कि हमारा जो मन है उसकी अखंडता से बड़ी हमारे सामने कोई वस्तु नहीं होती। अगर हमारा मन अखंड है, मतलब टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ नहीं है, इधर उधर नहीं भटक रहा है, तो ये बहुत शक्तिशाली होता है। इसी को हमारे यहाँ एकाग्रता कहा गया है, कंसंट्रेशन कहा गया है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन की उसी तरह निंदाई गुड़ाई करते रहें जैसे कि हम खेत की करते हैं। इसमें खरपतवार न इकट्ठा होने दें,
क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मन की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम कैसे करें अपने मन की निदाई गुड़ाई, सफाई, और कैसे बनाएं उसे शक्तिशाली। पहली बात, संस्कारवान बने। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। विचारों से ज्यादा ऊंची और बड़ी चीज है संस्कार। और संस्कारवान आप बनेंगे कैसे? क्योंकि संस्कार हमारे अवचेतन के हिस्से को सबसे ज्यादा कवर करती हैं। संस्कारवान बनने के लिए सबसे बड़ी बात होगी अच्छी संगत। अच्छे लोगों के साथ रहना सीखिए, ऊर्जावान लोगों के साथ रहना सीखिए। संगत का मतलब, सत्संग का मतलब किसी साधु महात्मा का ही सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों की संगत। अगर आप दो दोस्त भी बैठे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं तो मेरे लिए वह भी सत्संग है। क्योंकि जो चीजें हम सुनते हैं वही चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, और जो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं वही धीरे धीरे स्लोली हमारे अवचेतन मन में जाकर के इकट्ठी होती रहती हैं। और जो चीजें हमारे अवचेतन मन में इकट्ठी हो जाती हैं वही चीज फिर हमारे चेतन मन में आती है। देखिए, अगर मेरे पॉकेट में मूंगफली है तो मैं पॉकेट में हाथ डालकर आपको काजू नहीं दे सकता। मैं काजू तभी दे सकूंगा जब मेरे पॉकेट में काजू होंगे। सीधी सी बात है कि मैं वही दे सकूंगा जो मेरे पास होगा। तो हमारा अवचेतन मन भी हमारे लिए उन्हीं चीजों की सप्लाई कर सकेगा जो चीजें उसके पास होंगी। तो जो अच्छी संगत है, अवचेतन मन के पास अच्छी चीजें देता है। अध्ययन कीजिए, अच्छी चीजें पढ़िए, उससे भी आपके दिमाग में अच्छी चीजें स्टोर होंगी। अगर बुरी चीजें हैं तो उनसे मुक्त होइए। बुरे विचारों को निकालकर बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए, उससे लड़िए ताकि बुरी चीजें हमारे अवचेतन मन से निकल जाएं। ठीक इसी तरह से प्रकृति के नजदीक जाइए। आप देखिए कि जब हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे अवचेतन मन में आती चली जाती हैं। खुला आकाश, बहती हुई नदियां, लहलहाते हुए हरे पेड़, चलती हुई हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट, ये सारी चीजें क्या हैं? ये वो चीजें हैं जो हमारे अवचेतन मन की धुलाई करती हैं। उसमें से बुरी चीजों को निकाल देती हैं और अच्छी चीजों को डाल देती हैं। ठीक इसी तरह से म्यूजिक सुनिए, अच्छे गाने सुनिए। आप देखिए कि कैसे जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका मन खिल उठता है। कुछ देर के लिए तो हम अपने दुख को भूल जाते हैं। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, जब उनके मकान पर नाजी जो हिटलर की सेना थी उसने अटैक करने का प्रोग्राम बनाया, और आइंस्टीन को जब पता लगा कि मेरे मकान पर अटैक होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आइंस्टीन यहूदी थे और हिटलर यहूदियों से चिढ़ता था, तो आइंस्टीन रातों रात अपने घर से भागे थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आइंस्टीन जो अपने साथ लेकर गए थे, मालूम है वो चीज क्या थी? गिटार। एक वैज्ञानिक को अपने नोट्स लेके भागना चाहिए, अपने किताब लेकर के भागना चाहिए, लेकिन आइंस्टीन भागे थे अपना गिटार लेकर। म्यूजिक इतनी बड़ी चीज होती है। इसीलिए कजाकिस्तान, जो पहले रशिया का हिस्सा था, आज स्वतंत्र देश है, वहाँ एक बहुत खूबसूरत कहावत है। कहावत यह है कि बच्चों के हाथ में वायलिन थमा दो, वो कभी बुरे आदमी नहीं बनेंगे। म्यूजिक हमारे अवचेतन मन को मांझने का काम करता है। कला और संस्कृति से जुड़िए, नाटक देखने जाइए, नृत्य देखने जाइए, गायन सुनने जाइए, और नो डाउट अच्छी फिल्में भी देखिए। ये सब चीजें हमारे अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाती हैं, उसे पवित्र करती हैं, उसकी धुलाई करती हैं। धुलाई का मतलब है उसे साफ सुथरा बना देती हैं। ठीक इसी तरह से अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने का एक दूसरा उपाय है कि आप अपने मन की बात किसी से कहें। मन की बात को मन में न रखें। अगर मन में ही रखेंगे तो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा, अवचेतन मन से वो अचेतन मन में चला जाएगा, और वहां जाकर के स्वप्न में आ करके वो चीजें आपको परेशान करेंगी। जब हम अपने मन की बात किसी को कह देते हैं तो आपने देखा है कि हम हल्के हो जाते हैं, और जब हल्के हो जाते हैं तो हमारे अवचेतन मन पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
इसीलिए कभी भी अपने मन की बात को अपने मन में न रखें। आपका कोई न कोई अपना ऐसा दोस्त होना ही चाहिए, ऐसा हमराज होना ही चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कह सकें। और अब मैं आता हूं मन अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने के तीसरे बिंदु पर, और वह है छोड़े ईगो को। ईगो, घमंड। ये जो ईगो होता है ये हमारे विवेक के दरवाजे को बंद कर देता है, अच्छी चीजों को अंदर आने से रोक देता है, और नतीजा ये होता है कि हमारे अवचेतन मन में अच्छी हवा, अच्छे प्रकाश, चमकीली बातें पहुंचनी रुक जाती हैं और वह धीरे धीरे गंदा होना शुरू हो जाता है। और यही गंदगी फिर हमारे चेतन स्तर पर पहुंच करके हमें गंदा बना देती है, हमारी पर्सनालिटी को नष्ट कर देती है। याद रखिए कि जब कोई भी आपकी आलोचना कर रहा हो, नाराज मत होइए, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि जो आलोचना होती है वह हमारे मन की सफाई करके उसे निर्मल बनाने का काम करती है। नाराज मत होइए, खुश होइए कि उसने इतनी हिम्मत जुटाई कि वो आपकी आलोचना कर रहा है, और इस आलोचना को आप समीक्षा की तरह लीजिए, इवेल्युएशन की तरह लीजिए। ठीक इसी तरह से अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो आप रिएक्ट मत कीजिए। रिएक्ट करना और उत्तर देना दोनों में फर्क होता है। रिएक्ट का मतलब है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं, उत्तर देने का मतलब होता है कि आपने उसकी बात सुनी, समझी और फिर आप अपना जवाब दे रहे हैं। तो अपमानित होने पर तिलमिलाइए नहीं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। रोज एक अच्छा काम जरूर कीजिए, रोज किसी की मदद कर दीजिए, किसी से हंसकर बोल लीजिए, किसी को सड़क पार करा दीजिए, किसी को कुछ दे दीजिए। कुछ भी हो, अच्छे काम की कोई लिमिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो आप अच्छा काम करेंगे इससे आपको अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगेगा तो वही चीज आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अपना अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। इसका अर्थ यह है कि शाम को, रात में सोते समय आप अपने लिए 5-7 मिनट जरूर निकालें और आपने दिन भर जो किया है उसका मूल्यांकन करें। क्या क्या आपने किया, किसके साथ गलत किया, किसके साथ अच्छा किया। आप देखेंगे कि जब आप अपना मूल्यांकन करना शुरू करेंगे तब आपको जब बातें याद आएंगी कि मैंने उसके साथ गलत किया, तो आप अपने को आगे चलकर करेक्ट करना शुरू कर देंगे, सुधारना शुरू कर देंगे। और जब आप अपने को करेक्ट करना शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके अवचेतन मन में अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल होनी शुरू हो जाएंगी। तो स्व का अध्ययन किया ही जाना चाहिए, अपने लिए 5-7 मिनट निकालें। और आखिरी बात, थोड़ी देर के लिए अपने साथ रहना सीखिए। हम दूसरों से बहुत बात करते हैं, इस मोबाइल ने तो हमारी स्थिति और खराब कर दी है। हमसे हमारा अपना सारा समय उसने छीन लिया है। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे इस अनुरोध को माने और कुछ समय अपने साथ गुजारना शुरू करें। इसे ही आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एकांत में रहना शुरू करें। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का एकांत निकालें। चुपचाप बैठ जाएं और केवल एकांत में दिमाग को खाली करके बैठे रहें, आसमान को देखते रहें, चुपचाप रहें। क्योंकि इस चुपचाप की स्थिति ही एक ऐसी स्थिति होती है जब सही मायने में हम अपने आप के साथ बात करते हैं। अपने आप के साथ बात करने से हमारा अवचेतन मन लगातार मजबूत होता चला जाता है। इससे हमें बहुत मदद मिलती है, यह जरूर करें। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं कि आपका जो अवचेतन मन है वो कैसे साफ सुथरा बनेगा और कैसे शक्तिशाली बनेगा। क्योंकि मैं यहाँ फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि चेतन के स्तर पर हम जो कुछ भी करते हैं, याद रखिए वो अवचेतन से ही आता है। आपने महसूस किया होगा कि आपसे आपकी माँ कहती है कि बेटा खाना खा ले, और आप उस पर नाराज हो जाते हैं। आप जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मुश्किल है कि हम सोचते नहीं हैं। असली में आप नाराज अपनी माँ पर नहीं हुए हैं, नाराज तो आप और किसी पर थे जो आपके अवचेतन में दर्ज था। बाहर किसी से झगड़ा हो गया था, यहां वो निकल गया।
तो यहां जो आपका रिएक्शन है वो अवचेतन मन के द्वारा दिया गया रिएक्शन है। अन्यथा अगर चेतन स्तर पर आप जवाब देते तो सीधे कहते कि थोड़ी देर में खा लूंगा या हाँ अभी खाता हूं। इसको ध्यान रखिए, अवचेतन मन के इस चाल को आपको समझना होगा और इसको अपनी शक्ति बनाकर उसका उपयोग करना होगा। अब मैं उन उपायों पर आता हूं कि आप अपने मन पर कैसे कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। ये मान करके चलिए कि मनुष्य अपने भाग्य का गुलाम नहीं बल्कि वह अपने मन का गुलाम होता है। और अगर आपने मन को अपना गुलाम बना लिया तो आप देखेंगे कि भाग्य आपके हाथ में हो जाएगा। देखिए, भाग्य की लकीरें हाथ में लिखी गई हैं। अन्यथा तो हमारे शरीर का जो पीठ का हिस्सा है वो लिखने पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, लेकिन हाथ में लिखने का मतलब ये है कि आप जैसा चाहेंगे अपने भाग्य को बना सकते हैं। और जब आप मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो सही मायने में मित्रों भाग्य पर आपका नियंत्रण हो जाता है। अब मन पर नियंत्रण करने का सारा रहस्य केवल इस एक बात में है कि आपका मन भटकता क्यों है। अगर आप ये समझ लें कि मेरा मन इन इन चीज़ों से भटकता है और उन चीज़ों को आप ठीक करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपका मन का भटकाव कम हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं कि इस भटकाव को आप कैसे कम कर सकते हैं। इसका सबसे पहली बात है कि आप एक संकल्प लें, जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य बनाने के बाद उस पर दृढ़ रहें, यानी कि आप मजबूती के साथ उस पर डटे रहें। डटे रहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के बाद विकल्प की तलाश करने लगें। देखिए, संकल्प और विकल्प में फर्क क्या है। संकल्प है कि आपने फैसला कर लिया कि आप ये करेंगे और उसको करने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमें क्या होता है हमारे साथ कि हम विकल्प ढूंढने लगते हैं, अल्टरनेटिव्स तलाश करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से इस संकल्प से मुक्ति पाए। उबने लगते हैं ना हम, लगता है कि बस इससे छुटकारा मिले। तो अपने विकल्पों को गिरा दें, विकल्पों के बारे में सोचना बंद कर दें। देखिए, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, जो दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं और जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया। उन्होंने अपने जीवन के 27 साल, और वो भी यंग एज के 27 साल जेल में काटे थे। मैं जब राष्ट्रपति भवन में था, मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का निजी सचिव रहा हुआ हूँ, तब नेल्सन मंडेला उस समय राष्ट्रपति भवन आए थे, भारत आए थे। तब मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से अपने जीवन के खूबसूरत 27 साल जेल के सीखचों के पीछे बिना किसी कमजोरी के बिता दिए। वो कौन सी ताकत थी? उन्होंने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया था। उन्होंने ये उत्तर दिया था कि मैंने अपने उद्देश्य पर कभी संदेह ही नहीं किया। मतलब मुझे लगा कि मैं जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं उस पर डाउट करने का कोई कारण ही नहीं है, और चूंकि मेरे मन में डाउट नहीं था इसीलिए मैं कमजोर नहीं पड़ा। तो मित्र, ये बहुत बड़ी बात है। डाउट नहीं होने का मतलब है मन का मजबूत होना। आपने जो संकल्प ले लिया है, आपने फैसला कर लिया कि आप पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जो कुछ भी आपने फैसला किया है तो अब फैसला कर लिया है। यह मत सोचे कि आपने गलत फैसला किया है। अब यह फैसला सही हो इसके लिए आपको काम करना है, अपने फैसले को जस्टिफाइड करना है, सही ठहराना है। तो विकल्पों को खत्म कर दें, लक्ष्य बनाएं और उस पर दृढ़ रहें। और जब लक्ष्य बना लें तब उसके लिए 2 तरीके अपनाएं। एक तो लंबी योजना बनाएं और एक फिर रोज की योजना बनाएं। आज मैं इतना काम करूंगा, आपका मन भटकने से रुक जाएगा। और फिर एक लंबी योजना है, आपने अगर डॉक्टर बनने का फैसला किया है तो उसमें भी 5-7 साल बाकी है, तो आप उस योजना के तहत काम करना शुरू कर दें। देखिए, यहां मैं आपको एक मजेदार छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। इससे आपको पता लगेगा कि हमारा मन भटकता क्यों है। एक आदमी था और उसको एक जिन्न मिल गया। वो खुश हो गया उस आदमी पर, और जिन्न उसके सामने हाजिर हुआ और उसने कहा कि आका, मैं आपका गुलाम हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन बस मेरी एक शर्त होगी। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है जनाब, आप शर्त बताइए। तो उसने कहा, मेरी शर्त ये होगी कि मैं किसी भी समय खाली नहीं बैठूंगा।
अगर आपने मुझको खाली छोड़ा तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो उस आदमी ने सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे काम हैं कराने के लिए, मैं इसको खाली बैठने ही नहीं दूंगा। तो उसने शर्त मान ली और शुरू हो गया। तो उसने जिन्न ने पूछा कि बताइए आका, क्या आदेश है, क्या हुक्म है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे लिए मकान बना दो, बहुत बड़ा महल बना दो। जिन्न तो जिन्न, 5 मिनट में उसने महल बना दिया। इसके बाद फिर कहा कि इस मकान को ऐसे सजा दो, स्विमिंग पूल बना दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो। तो जिन्न हर चीज 5 मिनट में करके ले आता था। अब उस आदमी ने सोचना शुरू किया कि आगे मैं क्या बताऊं। तब उसके दिमाग में काम कम होने लगे। अब वो घबराया कि अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो ये जिन्न मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो जो खुशी उसको जिन्न से मिली थी वो अब दुख में बदलने लगा। तो अपने गांव के होशियार आदमी के पास गया, जो बूढ़ा था और होशियार था। बोले चले उससे उपाय पूछते हैं। तो भागा भागा गया और उस आदमी से कहा कि मैंने जिन्न से ऐसे ऐसे वायदा किया था, मेरे सारे काम उसने कर दिए हैं और अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या काम बताऊं, और जैसे ही मैं काम नहीं बताऊंगा मुझे खा जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो बहुत छोटा सा उपाय है। इस आदमी ने सोचा कि मेरे जीवन पर बनाया, मेरी जिंदगी खत्म होने को, और ये कह रहा छोटा सा उपाय है। तो बोले बताइए, उपाय बताइए जल्दी से। तो उस आदमी ने उपाय बताया। उपाय ये बताया कि तुम जाओ अपने आंगन में एक खूंटा गाड़ो, एक बड़ा सा खंभा गाड़ो, और जब भी तुमको लगे कि अब तुम्हारे पास बताने के लिए कोई काम नहीं है, जिन्न को ये काम बता दो कि अब तुम इस खंभे पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। ये काम करता रहे, और जब तुमको काम याद आए तो उसको काम बता दो, और फिर उसको इस खंभे पर चढ़ने उतरने के काम से लगा दो। वो खुश हो गया। हमारा मन मित्रों इसी तरह से एक जिन्न की तरह है। अगर आप उसे किसी काम में नहीं लगाएंगे तो वो आपको खा जाएगा। कर्म, कार्य, इन्वॉल्वमेंट, एक्शन, इसमें आप हमेशा अपने मन को रखिए, उसे खाली मत छोड़िए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो लक्ष्य बनाइए, उस पर दृढ़ रहिए, रोज की योजना बनाइए, उस पर काम कीजिए और विकल्पों को छोड़ दीजिए। देखिए कि आपका मन आपके कमांड में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे दिमाग में जितनी सारी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलताएं होती हैं, उन जटिलताओं को खत्म कीजिए। बहुत सी चीज़ें, ये वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, इन सब से मुक्त होइए, जटिलताओं से मुक्त होइए। मन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि आपका मन आपके नियंत्रण में आता चला जाएगा। और एक बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों कि रोज एक काम ऐसा करें जो आप करना नहीं चाह रहे हैं, और रोज एक काम ऐसा न करें जो आप करना चाह रहे हैं। मतलब आप करना चाह रहे हैं कि मुझे आज होटल में खाना है, मत खाइए, क्योंकि आपका मन कर रहा है ना होटल में जाकर खाना खाने का, तो आज मत जाइए, अपने मन के विरुद्ध खड़े होइए। और एक काम जो आपका कर रहा है कि मैं ये नहीं करूं, उसे करिए। जैसे आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो पढ़ने लगिए। इससे होगा ये कि आपका मन धीरे धीरे ये समझने लगेगा कि ये जो लड़का है ये मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है। जो चाहता है वो करता नहीं, जो नहीं चाहता है उसको करता है। तो आपके मन को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि नहीं, यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो धीरे 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 वो आपका साथ निभाना शुरू कर देगा, आपके विरुद्ध जाना बंद कर देगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप देखिए कि दिन भर हमारे मन में कितनी सारी आशंकाएं पलती रहती हैं। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं हम गिर न जाएं, कहीं चोट न लग जाए, कहीं फेल न हो जाऊं। आप एक काम कीजिए, काम ये कि दिन भर की अपनी आशंकाओं की एक लिस्ट बनाइए कि आज मेरे मन में कौन कौन सी आशंकाएं उठी थी, और शाम को उस आशंकाओं को चेक कीजिए कि इसमें से कौन कौन सी सही हुई। आप देखेंगे कि 100% गलत निकली। तो सच पूछे तो आशंकाओं के साथ एक बड़ी खूबसूरत बात और अच्छी बात यही है कि वो ज़्यादातर गलत होती हैं। तो जब गलत होती हैं तो उनसे परेशान क्यों होना, क्योंकि जब आशंकाएं मन में उठती हैं तो हमारा मन परेशान होने लगता है, और जब परेशान होने लगता है तो मन का विचलन शुरू हो जाता है, उसका भटकाव शुरू हो जाता है, हमारे कंट्रोल से वो बाहर जाने लगता है। इसीलिए आशंकाओं से अपने आप को मुक्त करें और फिर स्वस्थ रहें।
आपने देखा है कि जब आपकी हेल्थ खराब होती है, आप बीमार पड़ते हैं, तो मन की चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। और जब मन की चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, इसका मतलब ही है कि मन पर से आपका नियंत्रण खत्म हो चुका है, स्टीयरिंग पर से आपका कंट्रोल जा चुका है। अंतिम बात मैं एक और बताना चाहूँगा मेरे नौजवान मित्रों, और वह है अपने विचारों का अवलोकन करें। अभी यह बात आपको थोड़ी सी कठिन सी लग रही होगी, लेकिन है बहुत जोरदार, और जब आप थोड़े से मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत काम की बात होगी। उसका थोड़ा सा अभी अभी से अभ्यास शुरू कर दें। विचारों का अवलोकन करने का मतलब है कि आपके मन में जब भी कोई नकारात्मक भाव आते हैं, नकारात्मक भाव का मतलब है आप किसी पर गुस्सा होते हैं, आपको खींच आती है, आपको डर लगता है, आपके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है, तब आप केवल एक काम करें, उस विचार को लिख लें और उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें कि ये मुझे जो गुस्सा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। मान लीजिए कि आपको गुस्सा आया अपने पड़ोसी की वजह से, तो अब आप उसको पड़ोसी के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए कि पड़ोसी मेरा मुझ पर गुस्सा है, अगर पड़ोसी की जगह मैं होता तो मैं क्या करता। तो वो जो मुझ पर गुस्सा है या उसने जो भी बात मुझसे कही है, वो सही है या गलत है। तो आप पाएंगे कि पड़ोसी अपने नजरिए से ठीक है। तो अगर वो अपने नजरिए से ठीक है, तब आपको लगेगा कि नहीं, फिर तो मैं थोड़ा बहुत गलत हूं, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तो जब आप अपने विचारों को इस तरह देखना शुरू करेंगे, इवेलुएट करना शुरू करेंगे, उसका मूल्यांकन करना शुरू करेंगे, तो पाएंगे कि मेरे दिमाग में जितने भी नकारात्मक भाव उठते हैं, उनमें से ज़्यादातर गलत होते हैं, उन्हें उठना ही नहीं चाहिए, जबकि हम सब उसे सही मान कर चलते हैं। और ये जो नकारात्मक भाव हमारे दिमाग में आते हैं, इसकी वजह से मन पर से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। देखिए, आपका जब मन खुश होता है, तब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है। दो तरह के भाव होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक भाव अच्छे भाव, प्रसन्नता अच्छा भाव है, करुणा अच्छा भाव है, मन जब शांत रहता है अच्छा भाव है, मन में जब प्रेम की भावना आती है अच्छा भाव है, ये सकारात्मक भाव है। जब हम उत्साह में रहते हैं सकारात्मक भाव है। नकारात्मक भाव मैं बता चुका हूं। तो जब सकारात्मक भाव में हम जीते हैं तो मन पर हमारा नियंत्रण रहता है, और जब नकारात्मक भाव में हम जीने लगते हैं तो मन का हमारे ऊपर नियंत्रण हो जाता है। जब आप इनको इवेलुएट करने लगेंगे, इनका मूल्यांकन करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि इनकी आपको अर्थहीनता समझ में आने लगेगी, इनकी व्यर्थता का बोध होने लगेगा कि ये सब तो बेकार है। और जिस दिन आपको ये बोध होने लगेगा, उस दिन आपके जीवन में मेरे मित्र क्रांति घटित हो जाएगी। क्योंकि याद रखिए कि ये जितने भी नकारात्मक विचार हैं, हमारी एनर्जी को, हमारी कैपेसिटी को, हमारे समय को सबसे ज़्यादा नष्ट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि अगर आप 5 मिनट तक क्रोध के भाव में रहते हैं तो इससे आपकी 8 घंटे की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मतलब हम एक दिन में जनरली 8 घंटे काम करते हैं और 5 मिनट क्रोध करके हम अपने 8 घंटे की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपने देखा है कि किस तरह से विद इन ए मिनट हमारा शरीर कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, ओंठ फड़फड़ाने लगते हैं। इसका मतलब है कि क्रोध आते ही हमारे शरीर में ऐसे जहरीले रसायन निकलने लगते हैं और वो फैल करके हमारे रक्त में मिल जाते हैं कि हमारी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी, पूरे के पूरे भाव, पूरे के पूरे विचार बदल जाते हैं। तो मित्रों, ये जितने भी नकारात्मक भाव हैं, जैसे क्रोध, डर, आप डर को शक्ति में बदलिए, ईर्ष्या को स्पर्धा में बदलिए। जब आप ईर्ष्या के साथ अच्छा भाव जोड़ लेते हैं तो वो कंपटीशन में बदल जाता है, और जब वो कंपटीशन में बदल जाता है तो आप करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, क्योंकि आपको अब उससे प्रतियोगिता करनी है। तो ऐसी स्थिति में आप काम में लग जाते हैं। और अगर केवल ईर्ष्या में रहेंगे तो आप बैठ करके चुपचाप ईर्ष्या की आग में जलते रहेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। नतीजा ये होगा कि मन आपकी पकड़ से बाहर हो जाएगा।
ठीक इसी तरह से तनाव। देखिए, विद्यार्थी के रूप में आप सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा दबाव में रहते हैं। विद्यार्थी का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा दबावों का जीवन है। दबाव का जीवन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि आपके अंदर एक तो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण आप में अलग अलग तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। उसमें प्रेम की भावना से लेकर के और दूसरी सारी चीजें हैं। आपको अपने कैरियर की चिंता है कि पता नहीं मेरा कैरियर क्या होगा, मतलब भविष्य की चिंता है। आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की चिंता है, उसका भी दबाव है। हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके मन में खींच बढ़ रही है। पढ़ना भी है, खेलना भी है, दोस्तों के साथ गप भी मारना है, तो आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है कि आप सब कैसे करें। कितने सारे दबाव में आप जीते हैं। घर से अगर आप दूर हैं तो लोनलीनेस भी महसूस हो रही है, अकेलापन भी महसूस हो रहा है। और अगर घर में है तो आप अलग तरह की चिड़चिड़ाहट और खीज से भरे हुए हैं। तो मतलब ये जो विद्यार्थी जीवन है, जो स्टूडेंट लाइफ है, ये बहुत अलग अलग तरह के दबावों के बीच जीने वाली लाइफ होती है। और इन दबावों के बीच में आप कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं, कैसे सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, यही जीवन जीने की कला है और कमाल की कला है ये। और सच पूछिए दोस्तों तो ये आपके लिए एक ऐसा चैलेंजिंग पीरियड होता है जिसमें आपको बताने वाला कोई नहीं होता, आपका सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। आपका मन परेशान है, उसमें बहुत सी परेशानियां तो ऐसी हैं जिनकी चर्चा आप किसी से नहीं कर सकते। डॉक्टर कोई है नहीं, घर वालों से करने में आपको शर्म आती है, दूसरे किसी बड़े के पास आप जा नहीं सकते। अगर आप किसी दोस्त से इस बारे में बात करते हैं तो आपके दोस्त के साथ भी वही समस्याएं हैं जो आपकी समस्याएं हैं। तो वो जो खुद समस्याओं से ग्रस्त हो, आपकी समस्याओं का क्या समाधान बताएगा? उससे भी कहने का कोई अर्थ नहीं निकलता। आप अकेले पड़ जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, आपकी खींच बढ़ने लगती है। सच पूछिए तो आपकी इन्हीं परेशानियों को महसूस करते हुए मैंने एक किताब लिखी है, स्टूडेंट और मन की शक्ति। अंग्रेजी में है स्टूडेंट एंड पावर ऑफ माइंड। आप देखेंगे कि इस किताब में एक तरह से आपकी सारी उन समस्याओं के निदान बताए गए हैं जो आपको इन सब से मुक्त कर देगा। इन सब का इलाज करने के बाद आप जब अपने आप को एक नए रूप में पाएंगे, मन के नियंत्रण के साथ पाएंगे, तब एक नया व्यक्तित्व आपके सामने होगा। आपको बिल्कुल चमत्कार जैसा लगेगा क्योंकि अंदर की सारी परेशानियों से आप मुक्त हो चुके होंगे। आपका मन बिल्कुल निर्मल आकाश की तरह साफ और स्वच्छ होगा। उसकी शक्ति को आप महसूस करेंगे और अवचेतन मन की ताकत आपके चेतन मन तक आएगी और आप फिर देखेंगे कि कैसे आपकी भावनाएं, आपकी कमजोरियां आपकी ताकत में बदल गई हैं। आपकी खीज ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है, मन निर्मल हो चुका है, अंदर के सारे भटकाव समाप्त हो चुके हैं, आप अंदर से स्थिर हो चुके हैं। आपके जीवन के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल साफ हैं और अब आप बिल्कुल एक नई चेतना के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे दोस्त कि अगर इस समय आपने अपने मन को साधने की तकनीक सीख ली तो याद रखिए कि पूरी जिंदगी को साधने की आपने तकनीक सीख ली है। मित्रों, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल लीजिए, पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। और अपने को बदलने की शुरुआत ही होती है मन को बदलने से। याद रखिए कि कभी अपने जीवन में संघर्षों से घबराइए मत। जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आप मजबूत बनेंगे। कभी मत भूलिए कि जिसके पास संकल्प है वह उतना ही मजबूत है और जिसके पास जितने विकल्प हैं वह उतना ही कमजोर है। एक बुरा से बुरा आदमी भी बुरा सोचकर खुश नहीं रह सकता। अच्छा सोचिए, आप देखिए कि मन पर आपका नियंत्रण लगातार होता चला जाएगा।
मित्रों, मुझे लगता है कि अभी तो आप एक चूल्हे पर चढ़े हुए गर्म तवे की तरह हैं। आप उबल रहे हैं। मन को थोड़ा सा अपने नियंत्रण में ले आइए। ये जो तवे की गर्मी है आपकी जिंदगी को बदलने वाली हो जाएगी, जिंदगी को दिशा देने वाली हो जाएगी और आपका सब कुछ बदल जाएगा। मन की छिपी हुई शक्तियां बाहर आ जाएंगी, वो आपकी मदद करेंगी और दुनिया में जितने भी लोगों ने महान काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, सफलताएं पाई हैं, वो ऊपरी शक्तियों से नहीं, मन की छिपी हुई शक्तियों की वजह से ही पाई हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आपको जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए और उन्हें एक्शन में लाना ही चाहिए, तो आप मेरी जो पुस्तक है स्टूडेंट और मन की शक्ति, और अंग्रेजी में है स्टूडेंट एंड पावर ऑफ माइंड, जरूर पढ़ें। इसमें थोड़ा सा समय लगाएं। इसको दिया गया थोड़ा सा समय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और ये परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबके मन को मजबूत बनाए ताकि आप एक मजबूत जीवन जी सकें, एक मजबूत समाज बना सकें, एक मजबूत देश और एक मजबूत दुनिया बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।